हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग आपको जनरल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं फॉर ऑल द अपकमिंग जेकेएसएसपी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, आज के इस लेक्चर में वी आर कवरिंग 50 बेस्ट एमसीक्यूज। मिनिमम 50 एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड होंगे सभी कंपोनेंट्स ऑफ साइंस के रिलेटेड, जैसे बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ईवीएस ऑल्सो वी आर ऑल्सो कवरिंग दैट इन दिस लेक्चर। ठीक है, आज हम सर्टन अलग अलग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपकी जनरल साइंस के ओवरऑल टॉपिक में से लिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए भी और आपकी जैसे तैयारी होनी चाहिए पेपर के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए इन एमसीक्यूज को तैयार किया गया है। हर एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसके रिलेटेड क्वेश्चन डाले गए हैं, चाहे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज हो, चाहे वो क्वेश्चन आपके नॉर्मल मैच द फॉलोइंग हो, किसी भी तरीके से जैसे जेकेएसएस भी पूछता है वैसे आपके इधर क्वेश्चन डाले गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखिए, पढ़ लेते हैं पहले। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। क्या जाइलम एक टिश्यू है? जाइलम एक प्लांट टिश्यू है। जाइलम इज अ प्लांट टिश्यू जिसका काम है रूट से होते हुए पानी और मिनरल्स को ऊपर पहुंचाना लीव्स तक, क्योंकि लीव्स में खाना बनता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इधर लिखा है जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्लोम ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड। अब पत्तों में जब खाना तैयार होता है तो क्या उसको फ्लोम ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोम एक और प्लांट टिश्यू है और इसका काम है जैसे ही पत्तों में खाना बन जाता है उस फूड को अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक लेना, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक लेना। ठीक है, जितने भी बाकी पार्ट्स है, स्टेम्स हैं, फ्लावर्स हैं, रूट्स है, एटसेट्रा, वहां तक लेना। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जाइलम मेनली ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स। लीव्स में जो खाना बनता है क्या उसको जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक? नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अभी हमने बोला कि फूड ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका है? फ्लोम का है। ये हम अपने लेक्चर्स में कवर भी कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में, आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा पहला और दूसरा स्टेटमेंट, जो कि आपका है आंसर बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पानी को पोल्यूट करने वाला सबसे मेजर कॉज क्या है? ठीक है, देखिए जी, मेजर कॉज की बात करें तो पानी गंदगी फैलाने वाला मेजर कॉज क्या है? सबसे पहले बात की है अनट्रीटेड सीवेज की। मींस ऐसी गंदगी की जो पानी में जाके किसी भी चीज में जाके उसको नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब मेनली टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं इसके। अगर पानी में डालेंगे तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सीवेज जब पानी में डाला जाता है तो वाटर की क्वालिटी खराब होती है। इट रिड्यूसेस वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी को क्या करता है? खराब करता है। ठीक है, और दूसरी बात, इससे सर्टन तरह तरह की डिजीजेस भी हो सकती हैं, ऑर्गेनिजम्स को हो सकती हैं जो उस पानी पे डिपेंड है। हो सकता है कुछ लोग उस पानी को नहाने धोने के लिए यूज करें या और भी अदर पर्पसेस के लिए, वो भी। और साथ ही साथ ये सीवेज क्या करता है? ये रिड्यूस करता है ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, ये है अनट्रीटेड सीवेज, यानी कि अनफिल्टर्ड, जिसको कंप्लीटली जिसमें सारी गंदगी मौजूद है, जिसमें से टॉक्सिसिटी निकाली नहीं गई है। आप बाकी वाले ऑप्शन देख लीजिए तो ऑक्सीजन, सनलाइट और विंड, ये किसी तरीके से पानी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखिए, ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो सनलाइट से आती हुई इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ये वो वाली गैसेस है, जैसे ये अर्थ है, सनलाइट इस पे पड़ी। अब सनलाइट शाम के वक्त जैसे ही सूरज ढल जाता है, मैक्सिमम क्या होता है, अर्थ सरफेस उस लाइट को वापस भेजती है। लेकिन हमारे पोल्यूशन क्रिएट करने की वजह से या नेचुरली भी जब अर्थ बनी थी या हमारा एटमॉस्फेयर जब बना था, तब ऐसा फिनोमेना होता है कि सारी की सारी सनलाइट का जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, जो हीट देती है, वो सारी की सारी वापस नहीं जाती। कुछ अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? ताकि अर्थ का टेम्परेचर नाइट टाइम में एकदम माइनस में ना जा सके और
हम सरवाइव कर सके। नहीं तो अगर टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में चला गया, अगर हीट बिल्कुल भी अर्थ पे नहीं रही सनसेट के बाद, अगर सन की कोई हीट ही नहीं रही, तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, हम वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन में पहले आपको ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे जैसे बढ़ रही हैं वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही हैं। इस वजह से देखिए, पहले तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो नीडेड है, कुछ amount of heat, like we can say minimum amount of heat is needed during नाइट टाइम, या हो सकता है डार्क टाइम में नीडेड है सर्वाइवल के लिए। लेकिन जो गैसेस इस हीट को ट्रैप करती हैं उनकी परसेंटेज अब बढ़ गई है। ये हम बोल सकते हैं इसमें कुछ ऐसे एड ऑन हो गई हैं सर्टेन गैसेस जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ दी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उन्होंने भी हीट को ट्रैप करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि हीट जितनी ट्रैप होनी चाहिए थी उससे ज्यादा ट्रैप हो रही है, बहुत ज्यादा ट्रैप हो रही है, इस वजह से आपका जो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट, एक प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नहीं तो नेचुरली जिस लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड पहले ग्लोबल हीट करता था उतना हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था, लेकिन क्योंकि अब और भी गैसेस इसमें जुड़ गई हैं और उन्हीं गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो सनलाइट की हीट रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं, जिनका नाम है इंफ्रारेड रेडिएशन। इसी वजह से ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट हमारे लिए आता है और हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है वो उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो उतना ही ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को हमारे अर्थ पे बढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी नहीं है, तो पहले तो मैंने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। दूसरी बात करें मीथेन की, मीथेन भी वन ऑफ द मेन गैस है जो ग्रीन हाउस में आती है, तो मीथेन भी ग्रीन हाउस है, ये भी सही ऑप्शन नहीं आएगा। देन ऑक्सीजन नॉर्मली 21% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में और इसका ग्रीन हाउस से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये हीट रेडिएशंस को ट्रैप नहीं करती, ये सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए हम बोलेंगे इसका सही आंसर आएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पीएच लेस देन 7? देखिए, पीएच कॉन्सेप्ट की बात करें तो इट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन और वी कैन से पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन और वी कैन से पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब ये पीएच क्या होता है, देखिए एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल ये एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट है। पीएच स्केल हमेशा हमारे पास 0 से 14 तक होता है और सेंटर में आपका पॉइंट होता है 7। जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का पीएच लेवल 0 से 7 के बीच में आता है वो सब्सटेंस होते हैं एसिडिक, और जिन सब्सटेंसेस का पीएच लेवल 7 से 14 के बीच में आता है उनका पीएच लेवल होता है, वो होते हैं बेसिक। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है पीएच 7 से कम किसका होता है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में जो भी एसिडिक है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि पीएच लेवल 7 से कम सिर्फ और सिर्फ एसिडिक चीजों का होता है। और यहाँ पे ऑब्वियस सा एक ऑप्शन सामने नजर आ रहा है, दैट इज एसिड सोल्यूशन। ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच होता है 7 जो बिल्कुल 7 पर है, जो ना एसिडिक है ना बेसिक है। एल्कलाइन सोल्यूशन होते हैं वो बेसिक है, उनका 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, वी कैन से मोर देन 7। ओके, 7 से इनका ज्यादा होता है, बेसिक लेवल 7 से लेके 14 के बीच में। उसके बाद बात करते हैं प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर एब्सोल्युटली न्यूट्रल होता है, ये भी एसिड भी नहीं होता, बेस भी नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं इसका सही आंसर आएगा एसिडिक सोल्यूशन, उन्हीं का पीएच 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच पोल्यूटेंट, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो पोल्यूशन कॉज करता है, और ये पोल्यूटेंट जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन में और बढ़ावा दे रहा है। मतलब हमारे अर्थ के बाहरी एटमॉस्फेयर में देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन लेयर जो हमें सूरज से आती हुई यूवी रेडिएशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इनको डायरेक्टली अर्थ पे पड़ने नहीं देती, उनको इधर ही अब्सॉर्ब कर लेती है और रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी वाली गैस है जो ऐसा करती है? देखिए फर्स्ट वाले का नाम है CFC, दैट इज
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन में सबसे मेन रीजन आता है, मेन पोल्यूटेंट किसका? ओजोन लेयर का। इट इज एक्चुअली, और इसी वजह से सीएफसी तो अब यूज भी नहीं होता, लेकिन पहले बहुत ज्यादा हो चुका है, जिस वजह से ओजोन लेयर पे काफी बुरा असर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सीएफसी एक क्लोरीन का कंपाउंड है, ठीक है, और ये सीएफसी जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, इसका काम ही है ओजोन लेयर को फर्दर ब्रेक डाउन करना, फर्दर तोड़ना, जिस वजह से ओजोन लेयर क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है। तो ये बेसिकली करता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ओजोन लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज सीएफसी। स्टूडेंट्स, हमारी ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको साइंस के सारे लेक्चर्स इंक्लूडिंग अदर सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, साथ ही साथ देयर इज स्टडी मटेरियल ऑल्सो। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। आपको हमारा कोर्स बाय करना होगा, ठीक है। साइंस का कोर्स वहां पे अवेलेबल है, जहां पे हमारी क्लासेस, हमारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज पीरियोडिकल लेवल पे चलती रहती हैं, जहां पे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, हाउ मच यू आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस सब्जेक्ट, और कितना ज्यादा आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। वैसे एक्सपर्ट फैकल्टी सपोर्ट इज आल्सो अवेलेबल। तो हमारी ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहां से आपको सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स इंक्लूडिंग साइंस ऑल्सो वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखिए, वहां पे कुछ कंटेंट आपको नजर आएगा जो आपको सच में बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आपकी तैयारी के रिलेटेड। तो प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड प्लीज बाय योर कोर्सेज। उनकी जो आपको पेमेंट देनी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, सस्ते से कोर्सेज है, आप ले लीजिए, आपको फायदा रहेगा, ठीक है। अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटेस्ट इन व्हाट? देखिए, स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद गैस में सबसे ज्यादा होती है, गैस या एयर हम बोल सकते हैं। उसके बाद वाटर, लिक्विड में ज्यादा होती है, लिक्विड में, और उसके बाद सबसे कम होती है सॉलिड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में, देन गैस में, देन वाटर में, देन सॉलिड में। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटेस्ट किस में होती है? तो इसमें से सही ऑप्शन आएगा आपके पास वैक्यूम, ठीक है। डायमंड भी सॉलिड है, ग्लास भी सॉलिड है, इनमें कम रहेगी स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि देयर आर सर्टेन पार्टिकल, डेंसर मीडियम होता है, घना होता है। वाटर में भी पार्टिकल्स रहते हैं, लिक्विड है, इसलिए वैक्यूम में क्योंकि कोई पार्टिकल्स नहीं है, बिल्कुल साफ इन्वायरमेंट, एक क्लीन इन्वायरमेंट, कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है बीच में जिससे लाइट टकराएगी, तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट आपकी ग्रेटेस्ट किसमें होती है? वैक्यूम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली? एल्कली मींस बेस, ठीक है। बेसिक नेचर किसका है? बेसिक नेचर उसका है जो एसिडिक नहीं है, जो न्यूट्रल नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, HCl, ये एक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, okay. Then there is NaOH, this is sodium hydroxide, sodium hydroxide. Then there is H2SO4, H2SO4, which is sulfuric acid, नाम में ही एसिड है, sulfuric acid. And then the fourth one is H2CO3, H2CO3 जो आपका है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। देखिए, पहला ऑप्शन भी एसिड, तीसरा भी एसिड, ये भी एसिड। ये जो NaOH है, ये आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस। तो बेस है, एल्कली पूछा है, करेक्ट आंसर विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनेल इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? सेल में पावर हाउस किसको बोला जाता है? फर्स्ट देख लेते हैं, जो राइबोसोम है उसका काम है सेल में प्रोटीन्स बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लगातार एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। न्यूक्लियस जो है उसका काम है जितने भी जेनेटिक मटेरियल है उसको, इसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है पहली बात, और ये सेल की एक्टिविटीज को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, मैनेजेस सेल्स एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटीज को मैनेज करता है। कौन? न्यूक्लियस। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें डीएनए आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का काम है पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक और पार्ट होता है सेल में जिसका काम है
टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स। मैं आपको एक्स्ट्रा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका गोल्गी के साथ लेना देना है। सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स। जैसे ही ईआर प्रोटीन्स और फैट्स बनाता है, गोल्गी अपरेटस का काम है उस प्रोटीन और फैट्स को सबसे पहले तो मॉडिफाई करना, ठीक है, मॉडिफिकेशन करना उसमें। दूसरा उसका काम है उसको पैक करना, और तीसरा काम है उसको सिक्रीट मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करना, जहां जहां उसकी जरूरत है सेल के उस पार्ट में पहुंचाना, ठीक है। तो ये वाला काम करता है। अब इन चारों में से ऐसा कौन है जो पावर दे रहा है? पावर वही देता है जो एनर्जी जनरेट करता है। तो एनर्जी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट मींस माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड। व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म से गुजरती है तो ये स्प्लिट होती है 7 कलर्स में। 7 कलर्स में VIBGYOR, ठीक है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। इन कलर्स में ये क्या होती है? डिवाइड होती है, स्प्लिट होती है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? जब व्हाइट लाइट से ये 7 डिफरेंट कलर्स निकलते हैं। देखिए, पहली बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन होता है किसी सरफेस पे लाइट पड़ना और वापस चले जाना, मतलब वो इस सरफेस को आर पार नहीं करती। अगला आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है, कोई भी रे एंटर करती है, तो वो उस डायरेक्शन में नहीं जाती जिस डायरेक्शन में दिख रही है, वो अपनी डायरेक्शन बेंड करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स और यहाँ पे पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं। मीडियम होता है, कोई एयर से आ रहा होगा, पानी में आपको देखना होगा, तो वहां पे जैसे आप पेंसिल रख देते हैं या पेन रख देते हैं या कॉइन रख लो, आप पानी में फेंकते हो, कॉइन यहाँ पे फेंकिए, आप ऊपर से देखेंगे तो आपको इधर नजर आएगी, दिखनी यहाँ चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ से वो ऐसे आपका वो रे ऑफ लाइट बेंड होती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। डिस्पर्शन होता है किसी एक चीज का अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट होना, और डिफ्यूजन होता है गैसेस की मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो what will be the correct option for this? That will be option C, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है? जब लाइट क्या करती है, अपने अलग अलग कलर्स में स्प्लिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड को दूर कौन लेके जाती है? कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी? देखिए, अगर कोई ब्लड वेसल हार्ट से अगर दूर लेके जा रही है, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ हार्ट की डायग्राम आपके सामने बना रही हूं। अभी इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, बट कुछ हद तक आपको आई होप समझ आ जाए। ये हार्ट 2 चैम्बर्स में डिवाइड है, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट चेम्बर, जहां पे आपके पास अपर और लोअर चेम्बर होता है। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एंड देयर इज लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे कुछ पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो क्या करती हैं, गंदा खून, यहाँ पे लंग्स, आपको पता है 2 लंग्स के बीच में हार्ट होता है, ठीक है, इस पाइप के जरिए CO2 ब्लड लंग्स में जाएगा, ठीक है, और वही लंग्स उस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन मिक्स करके इन पाइप्स के जरिए देंगे, ठीक है। तो इन पाइप्स के जरिए जैसे ही ब्लड आया वो यहाँ पे एंटर होगा, यहाँ पे एंटर होगा, और यहाँ से इस पाइप में एंटर होके यहाँ से इसके इस तरह से, यहाँ से, इसको आउटा बोलते हैं, यहाँ से जाएगा। तो ये वो हिस्सा है जहां से ब्लड हार्ट से दूर जाता है। तो यहाँ से आगे कहाँ जाएगा? यहाँ से आगे आर ब्लड वेसल, जिनको हम बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी होती है वो ब्लड वेसल जो इस पर्टिकुलर O2 ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं टू द बॉडी पार्ट्स। तो करेक्ट आंसर विल बी आर्टरी। यहाँ पे जो वीन्स है वो CO2 ब्लड लेके आती हैं हार्ट की तरफ, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। कैपिलरी होती हैं वो जो क्या करती हैं, ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज करती हैं, कहां से CO2 ब्लड लेना है, कहां पे O2 ब्लड देना है, ठीक है, O2 ब्लड देना और वहां से वेस्ट जो जनरेट होगा CO2 ब्लड वो लेना है और वो आगे देना है। वेन्यूल वो छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसका काम होता है कैपिलरी से CO2 ब्लड लेके उसको बड़ी वाली वेन तक पहुंचाना, बिग वेन तक पहुंचाना। ये काम किसका है? वेन्यूल का। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आर्टरी, जो O2 ब्लड को कैरी करके बॉडी तक लेके जाता है फ्रॉम द हार्ट।
from the heart. The answer will be arteries. Which of the following is a major source of soil pollution? मिट्टी को गंदा करने वाला सबसे मेजर सोर्स ऑक्सीजन नहीं हो सकता। बारिश से तो मिट्टी उपजाऊ रहती है, मॉइस्ट रहती है, पानी रहता है उसमें जो जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स का खाना बनाना है, इसका कोई लेना देना नहीं। एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करने की वजह से मिट्टी के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल बैक्टीरिया और सर्टेन दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन होना लाजमी है किससे? पेस्टिसाइड से। तो करेक्ट आंसर विल बी एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से कौन सी उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? जब बॉडी एक पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करके रखती है उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? ठीक है, हमारे पास एनर्जी स्टोर होगी किसी ऑब्जेक्ट में पोजीशन के तौर पे, तो ये पर्टिकुलर चीज हमारे पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी। इसका सही आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही यही है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर वो बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो हम बोलेंगे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही चीजों को मूव करवाती है। पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर चीज को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मेंटेन करेगी। हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट हीट से रिलेटेड है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूसेस साउंड, तो आपका सही आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी। Which biodiversity hotspot is represented in the Nicobar Islands? Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि कौन से वाले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आपको पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा एरिया होता है, लार्ज एरिया जहां पे वैरायटी होती है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की, वैरायटी ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स। हॉटस्पॉट क्यों बोलते हैं? अब वो एरिया खतरे में है, इन डेंजर ड्यू टू एक्सटिंक्शन ऑफ, मतलब खतरा है, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। थ्रेट हो सकता है कि वो जानवर, वो ऑर्गेनिज्म आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। जहां पे खतरा मंडराता है ऑर्गेनिज्म पे कि उनकी नंबरिंग अब कम हो गई है, जिस वजह से वो पर्टिकुलर चीज हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आती है। तो निकोबार आइलैंड में कौन से वाले हैं? वो हैं संडरलैंड, ठीक है, संडरलैंड। हिमालयन रीजन एक सेपरेट हॉटस्पॉट है, आपको पता है, वो निकोबार के पास नहीं होगा, नॉर्दर्न हिमालयाज यहाँ पे हमारे ऊपर आ जाएंगे। देन इंडो बर्मा, वो दूसरा ही हमारे मतलब मेजर रीजन साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में कवर करते हैं। एंड देन मेडिटेरेनियन रीजन, तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास, मेडिटेरेनियन बेसिन मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास है, जो इंडिया के आसपास नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, दैट इज संडरलैंड। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर किया जाता है? देखिए, जूल होता है यूनिट वर्क का और हीट एनर्जी का, हीट एनर्जी, ठीक है। पैस्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर, ब्लेस पैस्कल के नाम पे दिया गया था। न्यूटन ऐसा यूनिट होता है फोर्स का, फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है। देन देयर इज हर्ट्ज, हर्ट्ज आपका ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, इसमें आएगा हर्ट्ज। कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नीडेड नहीं है। ह्यूमन पार्ट कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, कौन सा ह्यूमन पार्ट आपके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, मतलब बॉडी का पोस्चर मेंटेन करके रखता है, बैलेंस में ध्यान रखता है, ये ऐसा कौन सा वाला पार्ट है? एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड सेरिब्लम, ठीक है। जो सेरिब्रम है वो आपका 90% ऑफ द ब्रेन का पार्ट है, और ये मैक्सिमम थिंकिंग, मेमोरी एटसेट्रा, इंटेलिजेंस, वॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है, इंटेलिजेंस वगैरह, उन सब का पार्ट है सेरिब्रम, ठीक है, जो हम ब्रेन का रिलेटेड सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ब्रेन का कोई ऐसा हिस्सा भी होता है, हमेशा रहता है, ये हमारी बॉडी को बैलेंस में रखता है, कोऑर्डिनेशन में रखता है, हमारा पोस्चर मेंटेन करता है। हम पब्लिक में जाके कभी कोई ऐसा पोस्चर नहीं रखते जो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। घर पे इंसान अपने कंफर्ट जोन में जैसे मर्जी वैसे रहता है, लेकिन बाहर आके हम अपना थोड़ा सा पोस्चर, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करते हैं कि हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो ये सारी चीजें आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। मेडुला जो है वो आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस को देखता है। इनवॉल्व मतलब बॉडी के वो पार्ट्स जो हमारी मर्जी से नहीं चलते, जो जन्म से अपने टाइम से चलते आ रहे, मतलब जब से हम पैदा हुए तब से चलते आ रहे, जैसे हार्ट बीट है, ब्लिंकिंग ऑफ आई है, यॉर्निंग है, ब्रीदिंग है, सांस लेना एटसेट्रा। और हाइपोथैलेमस तो एक ग्लैंड है जो हमारे
पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है और इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, हाइपोथैलेमस के हाथ में होता है। प्लस ये हमारा टेम्परेचर बैलेंस करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, हंगर को मेंटेन रखते हैं, थर्स्ट वगैरह को मेंटेन रखते हैं। और मैंने आपको बोला पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनल कितना सीक्रीट करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को अपना हार्मोन बॉडी को कितनी जरूरत है, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस देखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सेरिब्लम, जिसका काम है बॉडी का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर वगैरह को मेंटेन करना। Which phenomena explains the apparent bending of pencil partly immersed in water? अभी बोला अगर हम एक पेंसिल पानी में डालेंगे तो हमें सीधी नजर नहीं आएगी, हमें यहां से थोड़ी सी बेंड उसमें नजर आएगी, होती सीधी है, नजर बेंडिंग आती है। तो जब मीडियम वन से एयर से देख रहे हैं पानी में, तो इसमें जो लाइट या जो भी आपके पास रे ऑफ लाइट आती है वो अपने आप को मीडियम में बेंड करती है। दिस कॉन्सेप्ट इज रिफ्रैक्शन। अभी हमने पिछले वाले उसमें यही चीज बताई थी, ठीक है। डिस्पर्शन को भी मैंने उधर एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन को भी उधर एक्सप्लेन किया। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब वेव्स में बेंडिंग होती है, ठीक है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वेव्स में बेंडिंग होती है, दैट इज डिफ्रैक्शन। इसका लेना देना यहाँ पे नहीं होगा। तो ये पेंसिल वाला कॉन्सेप्ट इज रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। लिक्विड वेपर में चेंज होना, ये कौन सा वाला प्रोसेस है, देखिए। बात करें कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन क्या करता है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, वेपर्स को वापस किस में बनाता है, लिक्विड में, ठीक है। इवेपोरेशन जो है वो करता है लिक्विड को वेपर में, लिक्विड को वेपर में। फ्रीजिंग आपको पता है वो लिक्विड वाली चीज को सॉलिड बना देगा जब हम टेम्परेचर कम करेंगे। और सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो या गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मतलब सॉलिड वाली चीज डायरेक्टली गैस में चेंज होती है, जैसे नैफ्थलीन बॉल्स। नैफ्थलीन बॉल्स का यूज किया जाता है ब्लैंकेट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर्दियों में उनको जब बड़े से ट्रंक में डाला जाता है, स्टोर करके रखा जाता है कि अब गर्मियां आ रही हैं तो ब्लैंकेट्स या बड़ी बड़ी क्विल्ट्स को उसमें डाल देते हैं, और ताकि उनमें कोई बदबू ना रहे, वो सड़े नहीं, तो वहां पे नैफ्थलीन बॉल डाली जाती है जो उनको हमेशा फ्रेश रखती है। एंड नैफ्थलीन बॉल्स खुद सॉलिड है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज सब्लिमेशन। तो यहाँ पे लिक्विड चेंजेस into vapor, that concept is evaporation. The deficiency of iodine mainly affects that. आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, देखिए आयोडीन की कमी से हमारे नेक में मौजूद है थायराइड ग्लैंड, नेक में मौजूद है, और अगर आयोडीन की कमी होगी तो ये इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये स्वेल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से गॉइटर का मसला हो सकता है। गॉइटर एक डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज, वो हो सकती है। तो इसका सही आंसर आएगा थायराइड ग्लैंड। बाकी पैनक्रियाज है वो हमारे इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज कंट्रोल में रहता है। देन एड्रेनल ग्लैंड हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रोटेक्ट करके रखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, और साथ ही साथ ये हमारा मास्टर ग्लैंड भी होता है बॉडी का, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट, Which of the following protozoan disease? प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया को फैलाता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ट्यूबरक्लोसिस हमारा फैलता है बैक्टीरिया की वजह से। कॉलरा भी हमारा फैलता है बैक्टीरिया की वजह से, और डिफ्थेरिया भी हमारा बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। जो ये प्लाज्मोडियम है ये है पार्ट ऑफ प्रोटोजोनल फैमिली, इसलिए हम बोलेंगे इसमें से प्रोटोजोन डिजीजेस मलेरिया। डिजीजेस को हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर किया इन डिटेल, तो आप वहां पे डिजीजेस के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा तभी ऑक्सीजन होगा, इसलिए हम बोलते हैं दिस इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट करने में मदद करती हैं, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। ब्लड के कंपोनेंट्स में प्लेटलेट्स का भी आता है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से लड़ती हैं, बॉडी का डिफेंस सिस्टम मेंटेन करके रखती हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों आपके सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Which tissue is responsible for growth in plants? आंसर है इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों बोल रही हूँ, पहला ऑप्शन दिया हुआ था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे प्लांट्स के टिप्स पे मौजूद होगा, टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टम्स।
इसकी वजह से प्लांट बड़ा बड़ा होना शुरू करता है। साथ ही साथ ये हमारी स्टेम को, इसकी गर्थ को बढ़ाता है, मतलब धीरे धीरे ट्रंक हमारा जो ट्रीज का है वो बढ़ते जाता है, वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और दूसरा ये लीफ के नोड्स में, मतलब उस ये पेड़ के या प्लांट के उस जगह पे मौजूद होगा जहां से पत्ता निकलता है, तो पत्तों की ग्रोथ भी इसी वजह से होती है। तो ग्रोथ इन प्लांट्स के लिए हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगले टिश्यूज की बात करें तो परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होते, फर्दर नो डिवीजन ऑकर्स इन देम, ऑकर्स इन देम, ठीक है, और ये ग्रोथ में हेल्प नहीं करते। जाइलम आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बोला वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, तो ग्रोथ में हेल्प करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला है मैच द फॉलोइंग, कनकेव लेंस मायोपिया। कनकेव लेंस मायोपिया, मायोपिया क्या कंडीशन है? मायोपिया वो कंडीशन है जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर नहीं आते, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियर, आर नॉट क्लियर, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया वो कंडीशन है जहां पे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नजर नहीं आते, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर नहीं आएंगे, आर नॉट क्लियर, साफ नहीं दिखता है। ओम, ओम है रेजिस्टेंस होता है ऐसा कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रिक करंट जो करंट को रोकता है, करंट के फ्लो का रोकना, ठीक है। इट एक्चुअली रेजिस्ट्स करंट फ्लो, मतलब रोकता है। एंड पावर आपको पता है कितने टाइम में कितने वर्क, कितना वर्क कितने टाइम में हुआ, दैट इज पावर। तो पावर कैसा यूनिट? वॉट है, यस करेक्ट। रेजिस्टेंस ओम में मेजर की जाती है, दैट इज करेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम जिसकी भी आईज को होती है, जिसमें आई, उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप कन्वेक्स लेंस लगाइए, ये भी एक सही ऑप्शन है, ठीक है। और आगे दिया हुआ है क्या आपका मायोपिया जो है वो कनकेव लेंस लगा के ठीक हो सकता है? कनकेव लेंस लगा के इंसान को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं, इट इज ट्रू, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। मैच द फॉलोइंग, क्या मलेरिया वायरस से होता है? फॉल्स, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ट्यूबरक्लोसिस आपका बैक्टीरियम कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस यस, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम से होता है। रिंग वॉर्म फंगल डिजीज है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। पुरानी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में डिजीजेस को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है, वहां पे जाके देख सकते हैं। और डेंगू क्या प्रोटोजोन डिजीज है? नहीं, ये वायरस डिजीज है। तो यहां पे सामने सामने तो ऑब्वियसली गलत है, तो मलेरिया का आएगा डी, 1 विल बी डी, दो जगह पे डी है, 2 विल बी बी, दिस इज करेक्ट, 3 विल बी सी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड डी विल बी ए, विच इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ओजोन लेयर इज मेनली प्रेजेंट इन द, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर के, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी अलग अलग लेयर्स हैं, और उस लेयर में से एक लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर मौजूद होती है, ठीक है। सबसे लोएस्ट लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड स्फेयर होती है, सेकंड स्फेयर होता है, इसी में ओजोन लेयर मौजूद होता है। अगला है कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला। देखिए पहली बात करें तो ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, जो एक बेस है, ठीक है, बेस है तो सॉल्ट नहीं हो सकता, दिस इज बेस। आपको इससे पहले बता दूं, देयर इज अ रिएक्शन जहां पे हम बोलते हैं एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट, साथ में वाटर। तो एसिड और बेस तो सॉल्ट नहीं होते, बट इनका मिक्सचर विल फॉर्म द सॉल्ट। तो पहला वाला तो बेस है तो ये सॉल्ट नहीं हो सकता। दूसरा वाला है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है, यस ये सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट। HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अगेन अ बेस, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। Which of the following is a fungal disease? फंगल डिजीज इनमें से कौन सी है? फंगल डिजीज देखिए, पोलियो, डेंगू, ये दोनों वायरल डिजीजेस हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन हुई थी। और देन देयर इज रिंग वॉर्म जो एक फंगल डिजीज है, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर विल बी रिंग वॉर्म।
Which international agreement is specifically associated with the protection of ozone layer? देखिए ओजोन लेयर का जब प्रॉब्लम बढ़ती चली गई हमारे इस वर्ल्ड में, तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि अब एक ये बड़ी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना जरूरी है। इसीलिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल हुआ, प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ कुछ कंट्रीज के बीच में, एंड दैट वाज डिस्कस्ड इन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है, जहां पे इस चीज के बारे में डिस्कस किया गया। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के रिलेटेड है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है। एंड पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड डिस्कशन हुई थी अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन हुई थी ओजोन लेयर के रिलेटेड, जहां पे डिस्कस किया गया था दैट हमें सर्टेन एलिमेंट्स अपने डिलीट करने पड़ेंगे जो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे CFC एटसेट्रा एटसेट्रा। एसिड रेन मेनली एसोसिएटेड विद किसके साथ? एसिड का एसोसिएशन किसके साथ है? देखिए एसिड रेन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एसिड रेन को इफेक्ट नहीं करते। हीलियम और नियॉन तो नोबल गैसेस है, ये वैसे ही किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। नाइट्रोजन और आर्गन, नाइट्रोजन भी एक नोबल गैस है, सॉरी आर्गन भी एक नोबल गैस है, और नाइट्रोजन बहुत मेन एसिड रेन फॉर्म नहीं करता है। तो मेन कॉज एसिड रेन का फॉर्म होने वाला है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वाटर वेपर के कंटेंट से मिक्स हो जाते हैं तो रेन कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम? P सिंबल होता है फॉस्फोरस का, K सिंबल होता है पोटेशियम का, जो इसका सही आंसर आएगा। PT इज द सिंबल ऑफ प्लैटिनम। ठीक है, और PO जो है एक और केमिकल होता है जिसका नाम होता है पोलोनियम, ये उसका सिंबल होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डालें तो क्या इसका कलर रेड में कन्वर्ट होगा? ट्रू। देन आपके पास बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, दिस इज आल्सो ट्रू। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा अगर हम किसी चीज को बेस में डालेंगे। और न्यूट्रल सोल्यूशन जो है वो लिटमस पेपर को बोथ लिटमस पेपर ब्लू या रेड को रेड करते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। न्यूट्रल ना एसिड है ना बेस है, तो ये कैसे अफेक्ट करेगा? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, विच इज 1 and 2 ओनली। Which disease is caused vibrio cholerae? नाम से पता चल रहा है तो कॉलरा का ही कॉज है मेन, विब्रियो कॉलरे। ठीक है, टाइफाइड, टेटस, डिप्थेरिया इसका कॉज नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास जो कॉलरा है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, टाइफाइड की बात करें तो इसको सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, टेटनस की बात करें तो इसको क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम, ये भी हमने डिजीजेस में डिस्कस किया है, वहां पे देख सकते हैं। ये उस बैक्टीरिया का नाम है जो कॉज करता है। और डिप्थेरिया को कॉज करता है कोराइने बैक्टीरियम डिप्थेरिया, कोराइने बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर विल बी कॉलरा, विच इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरे। Which type of pollution is associated with excessive artificial illumination at night? बहुत ज्यादा लाइट नाइट टाइम में होने की वजह से कौन सा पोल्यूशन फैलता है? नाम से पता चल रहा है, दैट इज लाइट पोल्यूशन। एक्सेसिव लाइट डार्कनेस है, नेचर ने अपने आप को बैलेंस करके रखा है। अगर लाइट है तो डार्क भी, अगर जितनी रोशनी जरूरी है उतनी डार्कनेस भी जरूरी है। कुछ नॉकटर्नल बर्ड्स होते हैं जिनको जैसे ही डार्कनेस हुई तो वो रात को शिकार पे निकलेंगे। ठीक है, जैसे ओल की बात करते हैं, बैट की बात करते हैं। तो रात को भी आर्टिफिशियल लाइट की अगर हम यूज करेंगे अपने सर्टेन एरिया में, फॉरेस्ट के आसपास, तो बहुत सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये मैंने वन ऑफ द रीजंस बताया। आर्टिफिशियल लाइट ऐसे भी हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी सही नहीं रहती है। ठीक है, तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव, थर्मल का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सॉइल पोल्यूशन सॉइल की कंटेमिनेशन की वजह से होता है, सॉइल कंटेमिनेशन। रेडियो एक्टिव, सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अगर हम यूज करेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज करेंगे, उसकी वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकता है। एंड थर्मल पोल्यूशन तो होता है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट बढ़ती जा रही है, उस वजह से वी कैन से देयर इज थर्मल पोल्यूशन। तो लाइट पोल्यूशन इसका सही आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन इज 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6. Again we have covered this in nutrition वाला टॉपिक।
प्लस 6O2। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन है जो रिलीज होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो राइट आंसर विल बी ऑक्सीजन। कौन सा लेंस मायोपिया को करेक्ट करता है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया, तो यू विल से कनकेव लेंस। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, यस। ऑक्सीजन रिलीज होता है, यस। क्या फोटोसिंथेसिस रात को होता है? नो, इसको सनलाइट चाहिए, तो इसलिए दिन को होता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, तो यू विल से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग मतलब जेनेटिकली भी ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। क्या स्पीशीज भी अलग अलग मिलती हैं आपको तरह तरह के ऑर्गेनिज्म की, और क्या आपको इकोसिस्टम भी डिफरेंट मिलता है? ये तीनों चीजें बायोडाइवर्सिटी में अवेलेबल होती है, तो वी विल से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which organ is primarily responsible for filtering waste and from blood and forming urine? Blood से dirt और वी कैन से अनवांटेड वेस्ट, अनवांटेड प्रोडक्ट्स को निकालना किसका काम है? अनवांटेड प्रोडक्ट्स को निकालना किसका काम है? ये काम है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। तो यहाँ पे हार्ट तो नहीं करता, हार्ट तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड में, वो सिर्फ ब्लड को इधर से उधर पहुंचाता है, ठीक है, उसका इतना ही काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। लीवर जो है, लीवर आपको पता है बाइल जूस स्क्रीट करता है, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स को ये छोटा करता है, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। लंग्स आपके रेस्पिरेशन में आते हैं, रेस्पिरेशन में आते हैं। तो रहा आपका किडनी जो वन ऑफ द मेन पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और किडनी ही है जो हमारी बॉडी से ब्लड को फिल्टर आउट करेगा, वेस्ट निकालेगा, और उस वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए करंट को आप किसमें मेजर करते हैं? वोल्ट की बात करें तो वोल्ट हमारे पास ऐसा यूनिट होता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी वोल्टेज है उसका। ओम होता है रेजिस्टेंस का, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ठीक है, कितनी करंट रोकनी है ताकि आगे कोई भी कंडक्टर हमारा खराब ना हो। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, करंट को किसमें मेजर किया जाता है? एम्पियर में, एंड वॉट होता है पावर का, तो करेक्ट आंसर विल बी एम्पियर। Which of the following is renewable source of energy? Renewable source of energy कौन से हैं? ऐसे कौन सा वाला पोर्शन इसमें जो खत्म नहीं होगा, जो हमेशा आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड उसमें मौजूद है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है। एंड कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तो लिमिटेड है, अर्थ का एरिया लिमिटेड है, तो ये चीजें भी लिमिटेड अवेलेबल है। एक सन है जो हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हम बोल सकते हैं सोलर एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Which substance is commonly used to neutralize excessive acidity? देखिए एसिड को अगर कोई न्यूट्रलाइज कर सकता है तो वो बेस है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के असर को खत्म करते हैं, दोनों स्ट्रांग हैं और दोनों एक दूसरे के असर को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन बेस के रिलेटेड है वही इसका राइट आंसर होगा, तो हम बोलेंगे एंटी एसिड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एंटी एसिड जो एसिड के खिलाफ काम करता है, ठीक है, तो एसिड के खिलाफ काम करने वाला सब्सटेंसेस एंटी एसिड, ये एसिडिटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक कोई भी नॉर्मल कट वुंड वगैरह हो जाता है उसके लिए होता है, ताकि कोई लिविंग टिश्यू हमारा डैमेज ना हो, बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ज्यादा इन्फेक्ट ना करे। और वैक्सीन होती है, हमें किसी भी पर्टिकुलर बीमारी से बचाती है, हमें इम्यूनिटी देती है, ठीक है। तो एंटी एसिड है जो एसिड के ऊपर इफेक्ट करेगा और एसिड को खत्म करेगा, ठीक है। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर अभी बोला मैंने, ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, न्यूटन फोर्स का होता है, जूल वर्क का होता है, और वॉट इज ऑफ पावर, तो वी कैन से पास्कल इज द राइट आंसर। और ये ब्लेस पास्कल के नाम पे रखा गया था, पास्कल भी बोल सकते हो आप, जो ये जिन्होंने प्रेशर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था साइंस में, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? अगेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, तो वी विल से कार्बन डाइऑक्साइड, अभी पीछे डिस्कस किया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉइज पोल्यूशन डेसिबल में मेजर होती है, यस दैट्स ट्रू। नॉइज को डेसिबल में मेजर करते हैं कि कितनी डेसिबल, देखिए 80 डेसिबल के ऊपर जब आवाज जाती है, 90 डेसिबल के ऊपर आवाज जाती है, तो इंसान के कानों को बर्दाश्त नहीं होता, हमें वो शोर लगती है बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा शोर होगी तो हमारी हियरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, यस ऑब्वियस। लाइट पोल्यूशन, आर्टिफिशियल लाइट एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है,
यस, तो इसका 1, 2, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू कंजर्वेशन होता है जहां पे हम ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है, नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है, उनको बोलते हैं इन सीटू। जहां पे नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल हैबिटेट है, जो उनका नेचुरल नहीं है लेकिन एक आर्टिफिशियल बनाया हुआ है कि चलो ये यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू। तो यहाँ पे इन सीटू कौन सा है? दैट इज नेशनल पार्क्स, सीड बैंक, जू, बोटेनिकल गार्डन, आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, ये 3 के 3 आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन का पार्ट है। इन सीटू इज नेशनल पार्क। कौन सी IUCN कैटेगरी में हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन की बात की गई है कि ये पर्टिकुलर जानवर खतरे में है, इसकी पॉपुलेशन कम हो सकती है, इसको इस कैटेगरी में डालते हैं। तो वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड को डाला जाता है? एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, डेटा डेफिशिएंट। देखिए बेटा, डेटा डेफिशिएंट की बात करें तो इस कैटेगरी में उन ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है जिनका डेटा बहुत कम अवेलेबल है, नॉट इनफ डेटा अवेलेबल। ठीक है, डेटा इतना अवेलेबल नहीं है। नियरली थ्रेटेंड, इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इनके ऊपर भी सर्टेन सिचुएशन ऐसी है, मतलब ये भी इंडेंजर्ड में आ सकते हैं, इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, हो सकता है इनकी पॉपुलेशन फ्यूचर में कम हो। ठीक है, उसके बाद लीस्ट कंसर्न की बात करें तो लीस्ट कंसर्न वो आते हैं जिनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, नियर बाय फ्यूचर में इनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, और इंडेंजर्ड वो पर्टिकुलर स्पेशी है जिसकी नंबरिंग कम रह गई है और ये अब खतरे में है, इनके ऊपर थ्रेट है कि ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी कि ये धरती से गायब हो सकते हैं। तो आंसर विल बी एंडेंजर्ड। ठीक है, अगला है आपके पास, कौन से विटामिन से स्कर्वी होता है? डेफिशिएंसी से, किस विटामिन को ना खाने से या बॉडी में कमी होने की वजह से स्कर्वी हो सकता है? स्कर्वी में होता है बेटा ब्लीडिंग गम्स। तो कौन सा वाला विटामिन है? देखिए, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी विटामिन इन अ सेपरेट लेक्चर 2 या 3 में आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। विटामिन के ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और विटामिन सी है जो इसका आंसर, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे अबंडेंट है? तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 78% नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 21% आपका ऑक्सीजन है, स्मॉलर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और हाइड्रोजन भी आपके पास कुछ ट्रेस अमाउंट्स में मौजूद है। ठीक है, विच कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू नाइट्रोजन पोल्यूशन? जो एक्सेस नाइट्रेट्स पैदा करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, आयरन अपना काम नहीं कर पाता, आयरन सड़ जाता है, दिस इज अ केमिकल चेंज। और आगे है वेक्टर बॉर्न डिजीज, कौन सा एक पर्टिकुलर इंसेक्ट या ये कीटाणु कैरी करता है? वो है मलेरिया, मस्कीटो से होता है, मस्कीटो वो कीटाणु कैरी करता है, दैट इज प्लाज्मोडियम, और उसकी वजह से ये डिजीज रहती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 50 MCQ जो हमने डिस्कस किए जनरल साइंस के रिलेटेड। आगे ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे चैनल्स के साथ बनते रहिए, हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए, आप सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए इतना ही, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो थैंक यू सो मच फॉर द डे, अच्छे से तैयारी करिए।